बैंक में आज 26% की भारी गिरावट है। इंडसइंड बैंक देखिए डेज लो पर आ चुका है, गिरते ही जा रहा है। इंडसइंड बैंक 2 दिनों में स्टॉक 10% टूट चुका है। इंडसइंड बैंक की गिरावट। नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ, मतलब गिरते हुए चाकू को मत पकड़िए, आपको चोट लग सकती है। अब देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप जानना चाह रहे होंगे कि इंडसइंड बैंक के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे क्या अभी ये सही टाइम है इंडसइंड बैंक में पोजीशन बनाने का, या फिर अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो खत्म होते होते आप डिसीजन बना पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। साथ ही आप समझ जाएंगे इंडसइंड बैंक के साथ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आपने इंडसइंड बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स के थ्रू या फिर किसी म्यूचुअल फंड को लिया था और उसके थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट था जो अब कम हो गया है। सो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो कितने अमाउंट का किया था कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, आप अपने खून पसीने की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा एसआईपी के जरिए किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा हो जाता है। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि अचानक से आपका पोर्टफोलियो कम हो गया, और जब आप इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि भाई ये क्यों हो गया, तो आपको पता चलता है कि एक बैंक ने अपने अकाउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से उस बैंक का जो शेयर प्राइस था वो 27% गिर गया और उसका इफेक्ट आपके म्यूचुअल फंड पे भी गिरा, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो भी कम हो गया। अब आपके मन में ख्याल जरूर आएगा कि मैं सवाल पूछूं कि भाई किसकी गलती है जिसकी वजह से मेरे पैसे का नुकसान हो गया, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे म्यूचुअल फंड में जो अपने आप में रिस्की एसेट होता है। और आज के टाइम में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सिचुएशन हो रखी है, क्योंकि 11 मार्च 2025 को इंडसइंड बैंक के शेयर का जो प्राइस था वो 27% तक गिर गया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, ये हमारे देश की 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है। और कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक छोटी सी अकाउंटिंग मिस्टेक। लेकिन दोस्तों, बैंकिंग से रिलेटेड ये कोई पहली गड़बड़ी नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसी गड़बड़ी पहले भी हो चुकी है। एग्जांपल के तौर पे 1992 का जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उस टाइम पे भी एक अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी हुई थी और उसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया था। हर्षद मेहता ने बैंक के फेक बीआरएस का इस्तेमाल करके मार्केट को मैनिपुलेट किया और उस टाइम भी हजारों इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए थे। ठीक उसी तरह आज के टाइम में इंडसइंड बैंक की वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए और जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए थे उनके पैसे भी इनडायरेक्टली डूबे हैं, मतलब उनको भी नुकसान हुआ है। देखिए दोस्तों, 10 मार्च 2025 को इंडसइंड बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को एक लेटर लिखा और उसमें बताया कि उनकी इंटरनल ऑडिट में पता चला कि 2100 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो उनकी टोटल नेटवर्थ का 2.35% है। और इस खबर के आने के बाद सेम डे में शेयर प्राइस 4% तक गिर गया और अगले दिन यानी कि 11 मार्च को शेयर प्राइस 27% गिर गया और मार्केट में इंडसइंड बैंक की जो वैल्यूएशन थी वो 19,000 करोड़ रुपए कम हो गई। म्यूचुअल फंड्स के पास इंडसइंड बैंक के 20 करोड़ 88 लाख शेयर्स थे जिनकी वैल्यूएशन थी 20,670 करोड़ रुपए, और इस खबर के बाद वैल्यूएशन रह गई सिर्फ और सिर्फ 13,700 करोड़ रुपए। मतलब दोस्तों, एक दिन में म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वाले आपके और मेरे जैसे लोगों को 6,970 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। नवंबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल था और शेयर प्राइस एक नए 52 वीक लो पर जाकर 655 रुपए और 95 पैसे पे बंद हुआ। अब दोस्तों, एग्जैक्टली हुआ क्या, चलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 10 मार्च को जो लेटर लिखा गया था उसमें यह बताया गया कि आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के हिसाब से जब इन्होंने इंटरनल ऑडिट की तो इनको पता चला अकाउंटिंग एरर है और इनको 2100 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस होने वाला है। अब ये जो अकाउंटिंग मिस्टेक हुई है ये हेजिंग से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा हेज करना या हेजिंग क्या होता है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है जो यूएसए में अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है, तो उसको 3 महीने बाद $1 मिलियन रिसीव होने वाले हैं और अभी $1 की प्राइस चल रही है 83 रुपीस के आसपास। सो एक्सपोर्टर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि 3 महीने बाद उसको 8 करोड़ 30 लाख रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन एक्सपोर्टर को लगता है कि हो सकता है मार्केट कंडीशन खराब हो जाए, डॉलर का प्राइस गिर जाए, जहां 83 है वहां पे अगर 80 हो गया तो उस केस में उसको सिर्फ 8 करोड़ रुपए मिलेंगे, 30 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। सो अब इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा, बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसमें बैंक एग्री करेगा कि उसको जो $1 मिलियन मिलने वाले हैं उसके लिए वो 83 रुपीस के हिसाब से ही पे करने वाले हैं, चाहे उस वक्त मार्केट की कंडीशन कुछ भी रहे। अगर प्राइस गिर जाता है फिर भी 83 रुपीस ही देंगे और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो फिर भी 83 रुपीस ही देने वाले हैं। अब मान लीजिए एक्सपोर्टर ने जैसा सोचा था कि प्राइस गिरने वाला है, 80 रुपीस तक जा सकता है और वैसा ही होता है, तो उस केस में एक्सपोर्टर को लॉस नहीं होगा। और मान लीजिए प्राइस 85 या 86 हो जाता है तो उस केस में एक्सपोर्टर को प्रॉफिट भी नहीं होगा क्योंकि प्राइस सेट हो चुकी है 83 रुपीस। सो दोस्तों, इसे कहा जाता है हेजिंग करना, मतलब अपने लॉस को कम करना। वैसे स्टॉक मार्केट में भी हेजिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने XYZ कंपनी के शेयर्स 10,000 रुपए में खरीदे और आज उसकी वैल्यू 1 लाख
लाख रुपए हो चुकी है। अब आपको लग रहा है मार्केट कंडीशन खराब होने वाली है, शेयर का प्राइस गिर सकता है, सो 1 लाख रुपए से प्राइस गिरेगा तो आपको लॉस हो जाएगा। सो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में जाके पुट ले लेंगे। सो यहाँ पे अगर प्राइस कम हो रहा है तो पुट में भी प्राइस कम होगा, तो यहाँ प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लॉस होगा, दोनों हेज हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार करते हैं। सो आई होप आपको हेजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडसइंड बैंक का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसमें 2 डेस्क थे, एक था इंटरनल ट्रेडिंग डेस्क और दूसरा था एक्सटर्नल ट्रेडिंग डेस्क। ये दोनों अलग अलग मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हुई है। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा, बैंक के अंदर 2 की डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहला ट्रेजरी डेस्क जो बैंक के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है, दूसरा होता है डेरिवेटिव डेस्क जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फॉरवर्ड्स, स्वैप, इन सबको ट्रेड करता है। सो अब आप यूं समझिए, इंडसइंड बैंक अपने फॉरेक्स हेजिंग ट्रांजैक्शंस के लिए इंटरनल डेरिवेटिव डेस्क का यूज करता था। मतलब बैंक के ट्रेजरी और डेरिवेटिव डेस्क के बीच में इंटरनल ट्रेड्स होते थे जो एक्सटर्नल मार्केट के साथ प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होते थे। अब देखिए एक्सटर्नल ट्रेड्स को मार्क टू मार्केट बेसिस के ऊपर वैल्यू किया जाता था जो रियल टाइम मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करते थे, लेकिन इंटरनल ट्रेड्स को स्वैप कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे वैल्यू किया गया था जो एस्टिमेटेड वैल्यू पर बेस्ड था, ना कि एक्चुअल मार्केट प्राइस पर। और दोस्तों इस मिसमैच की वजह से बैंक के प्रॉफिट्स और लॉसेस का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने अप्रैल 2024 से बैंक को इंटरनल डेरिवेटिव ट्रेड्स को डिसकंटिन्यू करने का डायरेक्शन दिया था, और जब इंडसइंड बैंक ने अपने इंटरनल ट्रेड्स को क्लोज करने के लिए रिव्यू किया तब उनके सामने ये मिस्टेक आई थी। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मिस्टेक उनके सामने शायद 8 या 9 तारीख को आई होगी तभी उन्होंने 10 मार्च को लेटर लिख के बताया, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो मिस्टेक थी ये सितंबर अक्टूबर में ही सामने आ चुकी थी, और ये समझने के लिए हमें टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो सितंबर 2023 में आरबीआई ने बैंक्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें डेरिवेटिव्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की अकाउंटिंग के जो रूल्स थे उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया, और ये जितने भी रूल्स थे उनको 1 अप्रैल 2024 से लागू होना था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरनल ट्रेड्स को बंद करने के लिए कहा गया था, मार्क टू मार्केट को यूज करने के लिए बोला था। उसके बाद में सितंबर 2024 में इंडसइंड बैंक ने अपने इंटरनल ट्रेड बुक और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का रिव्यू शुरू किया, और इस रिव्यू में बैंक को अकाउंटिंग मिस्टेक्स का पता चला जो पिछले 5-7 साल से चल रही थी। उसके बाद में जनवरी 2025 में बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गोविंद जैन ने अचानक रेजिग्नेशन दे दिया, और ये एक बड़ा रेड फ्लैग था उन लोगों के लिए जिन्होंने इंडसइंड बैंक के अंदर पैसे लगाए हुए थे। देखिए जो लोग समझ गए उनको फायदा हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशन को कट कर दिया, लेकिन जो समझ नहीं पाए वो आज के टाइम में फंसे हुए हैं। अब दोस्तों किन किन को समझ में आ गया था ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर 7 मार्च 2025 को आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के सीईओ सुमंत कटपालिया को सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दिया था, जबकि बैंक के बोर्ड ने 3 साल के एक्सटेंशन की मांग की थी। ये भी एक नेगेटिव सिग्नल था। उसके बाद में मार्च 10 तारीख को इंडसइंड बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया कि उनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में मिस्टेक्स पाई गई है, और उसके बाद में क्या हुआ ये तो आप खुद समझ गए होंगे। अब दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब बैंक को इसके बारे में अक्टूबर 2024 में पता चला तो सीईओ और डिप्टी सीईओ ने ऑलमोस्ट अपने सारे शेयर्स हाई वैल्यू में बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। देखिए सीईओ ने लगभग 132 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और डिप्टी सीईओ ने 82 करोड़ रुपए के, और इसीलिए शायद आरबीआई को करंट मैनेजमेंट पे उतना भरोसा नहीं है, इसीलिए 3 साल की जगह सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन अप्रूव किया है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे अब आगे क्या करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, रुकना चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सो देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कुछ भी सजेस्ट करने के लिए आपको सही पर्सन नहीं हूं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। तो आपको अपने लेवल पर रिसर्च करना चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। सबसे पहला है एक्सटर्नल ऑडिट का क्या रिजल्ट आएगा उस पर आपको ध्यान रखना है। देखिए इंडसइंड बैंक के इंटरनल ऑडिट में जब पता चला कि अकाउंटिंग में मिस्टेक हुई है तो बैंक ने एक एक्सटर्नल एजेंसी PwC इंडिया को अपॉइंट किया है जो इसको रिव्यू करके वैलिडेट करेगी, और इसका फाइनल रिपोर्ट अप्रैल 2025 तक आ जाएगा। सो इसके आने तक आपको वेट करना चाहिए। दूसरी चीज, मैनेजमेंट में इश्यूज हैं, ये चीज तो क्लियर हो गई है। देखिए आपको समझ गए होंगे, सीएफओ ने रेजिग्नेशन दे दिया है, सीईओ को सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद में अगर ये पता चलता है कि जो भी चीजें हुई है वो सारी इंटेंशनल हुई है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पूरे मैनेजमेंट टीम को ही आरबीआई चेंज कर दे। तीसरा, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। देखिए बैंक के जो प्रमोटर्स है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स, उन्होंने अपने 15.1% स्टेक्स में से लगभग 50% स्टेक्स को प्लेज किया हुआ है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं, मतलब गिरवी रखते हैं। तो उस केस में क्या होता है, मान लीजिए उनके शेयर का प्राइस है 1000 रुपया, तो पूरा का पूरा 1000 रुपया उनको नहीं मिलता है, लगभग 50% वैल्यूएशन उनको मिल जाती है। अब जरा सोच के देखिए, शेयर का प्राइस है 1000 रुपया, उसकी 50% वैल्यूएशन होगी 500 रुपए के हिसाब से,
लेकिन अगर शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है, 500 से भी कम हो जाता है, तो उस केस में जिसने पैसे दिए वो बोलेगा एडिशनल सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, मतलब और शेयर्स देने पड़ेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अगर शेयर प्राइस 600 के आसपास आ जाएगा तो शायद ऐसी सिचुएशन हो सकती है और मार्केट में और पैनिक हो सकता है। चौथी चीज, बैंक के माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में भी स्ट्रेस बढ़ रहा है। दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर था उसके अंदर बैंक के माइक्रो फाइनेंस लोन में एनपीएस बढ़े हैं, जिससे बैंक की अर्निंग्स पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। वैसे दोस्तों जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि इस बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी भी है, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके थ्रू ऐसे लोगों को भी लोन दिए गए जो पहले से डिफॉल्टर्स थे, तो शायद इसीलिए एनपीए बड़ा होगा। अब बैंक का इस बारे में क्या कहना है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बैंक ने ये कहा कि 2100 करोड़ रुपए का ये जो नुकसान हुआ है वो वन टाइम इंपैक्ट है और इसका असर बैंक के जो करंट क्वार्टर है और जो आने वाला क्वार्टर है इसकी अर्निंग पे देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक का दावा है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एडिक्वेसी इतनी स्ट्रांग है कि ये नुकसान जो है उसको एब्जॉर्ब हो जाएगा। वैसे दोस्तों बैंक अपने गवर्नेंस और इंटरनल कंट्रोल को सुधार लेता है तो ये क्राइसिस एक टेम्परेरी सेटबैक हो सकता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल ऑडिट में नुकसान का एस्टिमेट और ज्यादा निकलता है तो बैंक का जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट होगा उस पर बुरा असर पड़ने वाला है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है, इंडसइंड बैंक दूसरा यस बैंक बनेगा या फिर वापस से अपनी पोजीशन को पा लेगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक था इसको मैंने कोशिश की है कम से कम टाइम में आपको समझाने की। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।